नमस्ते, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लगातार न्यूज़ 18 इंडिया आपसे अपील कर रहा है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क ही हथियार है जो आपको कोरोना से बचा सकता है। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। लगातार हम इसके माध्यम से आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। टूल किट के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव और तेज हो गया है। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच बीजेपी नेता संबित पात्रा एक बार फिर मीडिया के सामने आए और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर टूल किट के जरिए प्रधानमंत्री की छवि खराब करने का आरोप दोहराया। संबित पात्रा ने कुछ सबूत भी दिखाए और दावा किया कि सौम्या वर्मा नाम की एक महिला ने कांग्रेस के लिए टूल किट बनाई और उनके पास इसे साबित करने के लिए कई सबूत भी हैं। संबित पात्रा ने कुछ तस्वीरें दिखाते हुए दावा किया कि सौम्या वर्मा कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा की करीबी हैं और उनके साथ काम करती हैं। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि ये वही टूलकिट मैनेजरों का गैंग है जिन्होंने देश को अपमानित करने, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर भ्रम फैलाने और प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने का काम किया है। जिस तथ्य के माध्यम से यह साबित हो जाता है कि जिस टूल किट को हमारे नेताओं ने, जिस टूल किट को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने रखा था, उस टूल किट का ऑथर आखिर कौन है। आप लोग डोमेन एक्सपर्ट से बात करेंगे तो जो पेपर, टूल किट वास्तविक रूप में एक पेपर होता है, रिसर्च पेपर होता है और भ्रमित करने के लिए टूल्स का जमावड़ा होता है। उसमें से एक पेपर जो कल हमने ट्वीट भी किया था, उस पेपर को जब डोमेन एक्सपर्ट्स ने उस पर रिसर्च किया कि आखिर ये पेपर जनरेट कहां से हुआ था, तो ये तथ्य देश के सामने और डोमेन एक्सपर्ट्स के सामने आया। आप देख सकते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो ये पेपर का है, जो टूल किट हम बता रहे हैं। ऑथर कौन है? सौम्या वर्मा नामक एक महिला है जिसका नाम डोमेन एक्सपर्ट ने खोज करके निकाला है। विक्रांत यादव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी विक्रांत, अब यहां पर बीजेपी सीधे तौर पर निशाना कांग्रेस पर साध रही है। बाकायदा संबित पात्रा आज दूसरे दिन टीवी स्क्रीन पर आए हैं और उन्होंने ये कहा कि ये टूल किट जो है वो कांग्रेस ने ही देखी तैयार किया। बाकायदा नाम भी बताया कि किसने इसको तैयार किया और एजेंडा क्या था। देखिए, बिल्कुल कल कांग्रेस ने कहा था कि वो इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाएगी, लेकिन तभी ये साफ हो गया था कि ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी का साफ ये कहना है कि उन्होंने किया आरोप हवा में नहीं लगाए। अब उसके ऑथर का भी नाम वो सामने लेकर के आए हैं, सौम्या वर्मा। वो बीजेपी का आरोप है कि उनका नाम सामने आया है और बीजेपी का ये भी कहना है कि वो रिसर्च विंग से ही, कांग्रेस के रिसर्च विंग से जुड़े हुए हैं, जिसको राजीव गौड़ा हेड करते हैं। तो बीजेपी का सीधा ये आरोप है कि ये टूल किट कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट ने ही तैयार किया था और इसमें साफ साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को ये संदेश दिया गया था कि किस तरीके से कोविड के इस टाइम में आपको देश और बीजेपी के खिलाफ कैसे अभियान चलाना है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि ये पूरी साजिश कांग्रेस नेतृत्व ने बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ रची थी। हालांकि कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि वो इस मसले पर एफआईआर दर्ज करवाएगी और इसके लिए उसने दिल्ली पुलिस को शिकायत भी दर्ज करवाई है। लेकिन कल बीजेपी के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद कांग्रेस ने यह भी कहा था कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कोर्ट में शिकायत भी दाखिल करेंगे। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और कांग्रेस की तरफ से भी कोर्ट में कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है। हालांकि एक और डेवलपमेंट हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल हुई है। हालांकि अभी वो सुनवाई पर नहीं आई है। तो उस याचिका में ये मांग की गई है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से ये टूल किट कांग्रेस का सामने आया है, तो कांग्रेस पार्टी की मान्यता जो है वो रद्द की जाए। तो एक तरह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। इस मामले पर हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है। ये देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई कदम उठाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करता है। लेकिन राजनीतिक तौर पर यह मामला अब काफी गर्म हो गया है। रहिए जरा विक्रांत साहब, देखिए इस दौरान संबित पात्रा ने सौम्या वर्मा की एक तस्वीर भी दिखाई है। इस तस्वीर में सौम्या, सोनिया और राहुल गांधी समेत पार्टी के कई नेताओं के साथ बैठी दिखाई दी। संबित पात्रा ने दावा किया कि वो राजीव गौड़ा के दफ्तर में काम करती हैं। सौम्या वर्मा आखिर कौन है? आप उसके मैडम के फेसबुक प्रोफाइल, सोशल मीडिया प्रोफाइल इत्यादि में जा सकते हैं।
जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सौम्या वर्मा जो है वो ऑफिस ऑफ प्रोफेसर एम.वी. राजीव गौड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे वो कनेक्टेड हैं। अर्थात जो AICC रिसर्च विंग है, जिसको कि हेड प्रोफेसर गौड़ा करते हैं, उनके रिसर्च विंग के साथ वो कनेक्टेड है। आप यहाँ देख सकते हैं। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाऊंगा कि ये सौम्या वर्मा जी आखिर कौन है, ताकि कांग्रेस पार्टी सौम्या वर्मा को नकार न दे। आप देख सकते हैं सौम्या वर्मा यहाँ बैठी हुई हैं दो महत्वपूर्ण लोगों के साथ। वैसे अनेक महत्वपूर्ण लोग हैं, उसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं और प्रोफेसर गौड़ा भी शामिल हैं। प्रोफेसर गौड़ा जो AICC रिसर्च टीम को हेड करते हैं, और राहुल गांधी जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ ये रिसर्च टीम की फोटो, और यूं कहा जाए तो ये जो टूल किट मैनेजर्स हैं उनके फोटो को आप देख सकते हैं। मैं पूरे देश को दिखाना चाहता हूं। मैडम यहाँ बैठी हैं, उनका नाम सौम्या वर्मा है। तो टूल किट मामले में संबित पात्रा ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि सौम्या वर्मा का नाम सामने आने के बाद साफ हो गया है कि इसके पीछे किसका हाथ है। साथ ही उन्होंने सोनिया और राहुल गांधी से सवाल पूछा कि क्या वो इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। सौम्या वर्मा जो ऑथर हैं, आज ये विषय पूरे देश के सामने स्थापित हो चुका है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा और मैं अपील करना चाहूंगा कि आज देश सोनिया जी और राहुल जी से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार यह जो टूल किट था उसका ऑथर आज सामने आया है। सौम्या वर्मा, डज शी वर्क इन AICC रिसर्च विंग अंडर राजीव गौड़ा और नॉट, इज द आंसर विच वी आर सीकिंग। क्या सौम्या वर्मा जी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं? क्या सौम्या वर्मा जी AICC रिसर्च विंग में काम करती है? क्या सौम्या वर्मा। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ी। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप से प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने को कहा है। IT मंत्रालय ने इस मामले में 7 दिनों में व्हाट्सएप से जवाब मांगा है। अमिताभ सिन्हा की खबर है कि केंद्र ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी वापस नहीं ली तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, केंद्र सरकार सख्त नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने बाकायदा व्हाट्सएप से प्राइवेसी जो पॉलिसी है उसे वापस लेने को कहा है। IT मंत्रालय ने इस मामले में 7 दिनों का वक्त व्हाट्सएप को दिया है जवाब के लिए। इन 7 दिनों में यानी व्हाट्सएप को अपना जवाब देना होगा। अमिताभ सिन्हा की खबर है कि केंद्र ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी वापस नहीं ली तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और वक्त व्हाट्सएप के पास 7 दिन का है। 7 दिन में जवाब व्हाट्सएप की तरफ से दिया जाना है। और बड़ी खबर यह है कि अब केंद्र सरकार जो प्राइवेसी पॉलिसी है व्हाट्सएप की उस पर जवाब चाहती है। 7 दिनों में व्हाट्सएप से जवाब मांगा जाएगा और अगर ये पॉलिसी नहीं हटाई गई तो उसके खिलाफ यानी व्हाट्सएप के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, आखिरकार ये निर्देश क्यों और 7 दिन में जवाब अगर दिया जाना व्हाट्सएप को है, अगर नहीं वो पॉलिसी हटती है तो किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है व्हाट्सएप पे? 2-3 चीजें IT मंत्रालय ने पहले भी चिट्ठियां लिखी हैं जो व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर आ रहा है। और व्हाट्सएप ने ये भी साफ किया था कि उन्होंने अपनी नई पॉलिसी 15 मई 2021 के आगे तक के लिए टाल दी है। लेकिन सरकार ने 18 मई यानी आज व्हाट्सएप को एक चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया है कि वो अपनी प्राइवेसी की नीति बदले, क्योंकि पश्चिमी यूरोप और यूरोप के देशों के लिए नीति कुछ और है और भारत के लिए उनकी प्राइवेसी की नीति कुछ और बनने जा रही है उनकी नई नीति के तहत। इसके तहत जो सूचना की जो प्राइवेसी होती है, आम आदमी जो हर रोज सूचना आदान प्रदान करता है, वो उसकी प्राइवेसी नहीं बनी रह पाएगी, सरकार को लगता है। दूसरा, डेटा जो है वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। और तीसरा, उपभोक्ताओं की पसंद पर भी लगातार उनकी नजर रहेगी जो वो दूसरों से शेयर कर पाएंगे। तो ये भारतीयों की प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, क्योंकि सरकार ने लिखा है चिट्ठी IT मंत्रालय ने कि आपने जो भी पॉलिसी बनाई है, आप जानते हैं कि भारत का ज्यादातर नागरिक व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है अपने रोजमर्रा के जीवन के संवाद में। ऐसे में अगर आप ऐसे कर रहे हो, अगर आपने 7 दिन में उपयुक्त जवाब नहीं दिया तो सरकार कानूनों के तहत जरूरी कदम उठाएगी। और यही स्टैंड सरकार ने और मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी रखा है, जहां मामले की सुनवाई चल रही है। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर, केंद्र सरकार अब सख्त नजर आ रही है और बाकायदा व्हाट्सएप को कहा गया है कि जो प्राइवेट पॉलिसी व्हाट्सएप ने लगाई है, लागू की है, उससे हटाना होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो व्हाट्सएप के खिलाफ कार्रवाई भी सरकार कर सकती है। और एक बार फिर से खबर टूलकिट से जुड़ी हुई। कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा ने बाकायदा संबित पात्रा का जवाब देने के लिए ट्वीट किया और उन्हें जवाब दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हमने सेंट्रल विस्टा पर एक रिपोर्ट तैयार की जो वास्तविक और तथ्यों पर आधारित है।
मैंने कल ट्वीट भी किया था कि कोरोना से जुड़ा टूलकिट फर्जी है और इसे बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया है। संबित पात्रा जो दस्तावेज दिखा रहे हैं वो फर्जी है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसे आरोप लगा रही है। फर्जीवाड़ा करेंगे, एजेंडा सेटिंग करेंगे, कोरोना से ध्यान बटाएंगे, खाद की कीमतों से जो 20,000 करोड़ की लूट हो रही है उससे आपको भटकाएंगे। 20,000 करोड़ की लूट का सवाल जरूरी है या इनके फर्जी कागज जरूरी है? भैया आप कोरोना में वैक्सीन दो, बेड दो, ऑक्सीजन दो, दवा दो, आप ये फर्जीवाड़ा बंद करो ना। ये केवल फर्जीवाड़े से हर रोज की डिबेट का एजेंडा सेट कर रहे हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं। उधर जूना अखाड़े के आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी ने भी टूलकिट के बहाने बिना नाम लिए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि टूलकिट के जरिए हिंदू धर्म और संस्कृति का दुष्प्रचार किया गया। एक टूलकिट के द्वारा ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि कुंभ के मेले से कोरोना का संक्रमण गया। आंकड़ों की सत्यता को पहचानिए। जब कुंभ का मेला चल रहा था तब अन्य प्रदेशों में कोविड की, कोरोना वायरस की अधिक प्रचंडता थी। ऐसी उत्तराखंड में नहीं थी, ना ही कुंभ के अवसर पर थी। तो एक सुनियोजित ढंग से भारत की संस्कृति, संस्कार अथवा हमारी आस्था, हमारी पर्व परंपरा, मूल्यों पर और विशेषकर हमारी सांस्कृतिक निष्ठा पर प्रहार किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी टूलकिट मामले पर कांग्रेस को घेरा और राजीव गौड़ा से इस मामले पर सफाई देने की मांग की। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि कांग्रेस के रिसर्च विंग के प्रमुख राजीव गौड़ा को यह बताना चाहिए कि सौम्या वर्मा कौन है, टूलकिट का मसौदा तैयार करने में उनकी क्या भूमिका है, भारत को बदनाम करने और कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने में कौन शामिल है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने भी ट्वीट किया और लिखा कि बीजेपी केवल झूठ फरेब अफवाहों के दम पर यहां तक पहुंची। अब धीरे धीरे उसकी कलई खुलने लगी है। उसका केवल एक एजेंडा है, धार्मिक उन्माद फैलाकर, नफरत पैदा कर चुनाव को हिंदू मुस्लिम कर दें। इनके इस झूठ से हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और इनका सही चेहरा जनता के सामने लाएंगे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना से जुड़े एक ट्वीट पर घिर गए हैं। केजरीवाल ने कल कोरोना के सिंगापुर वेरिएंट को बच्चों के लिए खतरा बताते हुए एक ट्वीट किया था, लेकिन उनके ट्वीट पर सिंगापुर सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया और कोरोना के सिंगापुर वेरिएंट वाले केजरीवाल के दावे को पूरी तरह से गलत बताया। इतना ही नहीं, सिंगापुर ने केजरीवाल के ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर को तलब किया है। सिंगापुर की आपत्ति के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी केजरीवाल के दावों को गलत बताया। सवाल उस पर उठाए एस जयशंकर ने सिंगापुर को भारत का पुराना साथी बताते हुए कहा कि केजरीवाल को भारत की ओर से बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इस बीच सिंगापुर ने भी इस पर अपना पक्ष रखा। सिंगापुर सरकार ने वहां कोरोना वायरस के नए और खतरनाक वेरिएंट मिलने के दावे को गलत बताया। साथ ही इस नए वेरिएंट को बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताने वाली बात से भी नकार दिया है। तो सिंगापुर की तरफ से भी ये साफ किया गया कि जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं वो आरोप गलत हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी वेरिएंट वहां नहीं है। साथ ही इस नए वेरिएंट को बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताने वाली बात जो अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में कही थी, उसे भी सिंगापुर सरकार ने नकारा है। भारत में मौजूद सिंगापुर के राजनयिक साइमन वोंग की ओर से अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर जवाब दिया गया। सिंगापुर के राजदूत ने ट्वीट में लिखा, सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। टेस्टिंग के आधार पर पता चला है कि सिंगापुर में कोरोना का B16172 वेरिएंट ही मिला है। इसमें बच्चों से जुड़े कुछ मामले भी शामिल हैं। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने भी इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया। उन्होंने भी बाकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि राजनेताओं को तथ्यों पर बात करनी चाहिए। कोरोना का कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं है।
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर विवाद बढ़ गया है। सिंगापुर की सरकार ने वहां भारत के हाई कमिश्नर को तलब किया, जिसके बाद भारत की ओर से जवाब दिया गया। सिंगापुर की सरकार ने वहां भारत के हाई कमिश्नर को तलब किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री के सिंगापुर वेरिएंट वाले ट्वीट पर आपत्ति जताई। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोविड के वेरिएंट या सिविल एविएशन पॉलिसी पर बोलने का अधिकार नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केजरीवाल के सवाल उठाने के बाद ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि सिंगापुर और भारत दोनों कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में सिंगापुर द्वारा भारत की जो मदद की गई उसके लिए उनका धन्यवाद। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पलटवार किया। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार को अपनी छवि की चिंता है और वो केजरीवाल के सिंगापुर वाले बयान पर घटिया राजनीति कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सिंगापुर की स्थिति पर कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सिंगापुर में बच्चों के ऊपर खतरा बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है वहाँ पे उनके स्ट्रेन को देखते हुए। आज भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बहुत घटिया राजनीति शुरू की है। मोटे तौर पे देखें तो कल अरविंद केजरीवाल जी ने दो बातें कही। एक तो सिंगापुर में जो स्ट्रेन है उसके बारे में बोला और दूसरा बच्चों के बारे में बोला। आज भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उससे साफ हो गया है कि केजरीवाल जी को तो बच्चों की चिंता है और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को सिंगापुर की चिंता है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि केजरीवाल जी मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं। सिंगापुर के साथ एयर बबल भी नहीं है। सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी केजरीवाल को ट्वीट पर घेरा। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अरविंद केजरीवाल में कोई योग्यता नहीं है। वो कई मौकों पर कोविड प्रबंधन में नाकाम रहे हैं। वो ऑक्सीजन का इंतजाम करने में फेल रहे हैं और जब वैक्सीनेशन के मामले आए तो एक त्रासदी साबित हुए। वो पहले दिल्ली के लिए शर्मिंदगी का विषय थे और अब भारत के लिए शर्मिंदगी का विषय बन गए हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल के सिंगापुर वाले बयान पर सफाई दी। उन्होंने दावा किया कि कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट हैं और ये कहना कि सिंगापुर वेरिएंट नहीं है गलत है। सिंगापुर का है, दिल्ली का है, अमेरिका का है, लंदन का है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेन अलग अलग हैं। कोरोना का स्ट्रेन सारे वेरिएंट्स की मैं लिस्ट बना के दे दूंगा, कितने सारे वेरिएंट्स जो कि बताए गए हैं। देखो वेरिएंट जितने भी होते हैं उनको पहले जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, उसके बाद पता लगता है और वेरिएंट नहीं है ये कहना तो बहुत गलत है। कोरोना का कहर रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन। देश में कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए टीकाकरण जारी है। इस दिशा में भारत सरकार ने एक अहम फैसला किया है। अब हर महीने कोवैक्सीन की सप्लाई चेन में 2 करोड़ डोज और जुड़ेंगी। यानी भारत बायोटेक के अलावा कोवैक्सीन का बनाने के लिए एक और कंपनी को टीके का पूरा फार्मूला सौंपा गया है। इसे आप कोवैक्सीन की नई फैक्ट्री भी कह सकते हैं। जिस कंपनी में ये वैक्सीन बनेगी वहां से न्यूज 18 रिपोर्टर अमित पांडे की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अब नहीं होगी वैक्सीन की कमी। कोवैक्सीन की नई फैक्ट्री से एक्सक्लूसिव। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए देश वैक्सीन की लाइनों में खड़ा है। जाहिर है जितनी बड़ी संख्या में वैक्सीन की जरूरत है उसे पूरा करना बड़ी चुनौती है, क्योंकि दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोवैक्सीन की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से कई टीकाकरण केंद्र बंद करने पड़े हैं। वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार
और भारत बायोटेक ने बिबकॉल के साथ बड़ा समझौता किया है। बिबकॉल यानी भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ हर महीने 2 करोड़ कोवैक्सीन डोज तैयार की जाएंगी। वैक्सीन का जब प्रोडक्शन होता है तो हम आपको कदम दर कदम बताएंगे कि कैसे वैक्सीन प्रोड्यूस होती है और क्या क्या उसमें जो स्टेप होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। वैक्सीन की कमी को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जिस कंपनी के साथ केंद्र ने करार किया है, वहां से न्यूज 18 की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको वैक्सीन उत्पादन से जुड़े हर सवाल का जवाब देगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक और केंद्र सरकार ने क्या समझौता किया है और इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा। यूपी के बुलंदशहर में बिबकॉल कंपनी के साथ समझौता हुआ है। भारत बायोटेक ने बिबकॉल को वैक्सीन की तकनीक सौंपी है। कोवैक्सीन उत्पादन के लिए एक खास लैब तैयार करेगी। बिबकॉल को हर महीने 2 करोड़ कोवैक्सीन बनानी होगी। हर महीने 2 करोड़ टीके मिलने से सप्लाई चेन बनी रहेगी। कोवैक्सीन में हमें भारत सरकार ने जो काम दिया है, तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं 10 मिलियन डोजेज, मतलब 1 करोड़ डोजेज हर महीने हम आपको सरकार को दिया करेंगे, भारत सरकार को, और इसको हम स्केल अप करेंगे आगे जा करके, और जिससे कि हम भारत सरकार की जितने अधिक से अधिक हो सकता कमी पूरी करें। सवाल यह है कि बिबकॉल को ही कोवैक्सीन के लिए क्यों चुना गया। ये कंपनी भारत सरकार का ही एक उपक्रम है। यहाँ पोलियो वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है। देश भर में 60% पोलियो वैक्सीन का उत्पादन यही होता है। यानी पोलियो टीकाकरण की सप्लाई चेन इसी कंपनी की वजह से शहर शहर और गांव-गांव में निरंतर जारी है। अब बिबकॉल को कोवैक्सीन के निर्माण का टारगेट पूरा करके सप्लाई चेन को बरकरार रखना है। कोवैक्सीन के उत्पादन से जुड़ी कुछ अहम तैयारियों के बारे में आपको बताते हैं। वैक्सीन बनाने में सबसे पहले रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल को स्टोर किया जाता है और अलग अलग कच्चे माल को जरूरत के हिसाब से अलग अलग रूम टेम्परेचर में रखा जाता है। सबसे जो अहम कदम है वैक्सीन बनाने में है वो है सेंट्रल स्टोर। हम इस वक्त बिबकॉल के सेंट्रल स्टोर के सामने हैं, जहां पर कोवैक्सीन का जब प्रोडक्शन शुरू होगा तो इससे संबंधित जो है जो सामान है यहाँ पर रखा जाएगा। कैसे वैक्सीन यहाँ पर रखी जाएगी और क्या उसमें टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होगी सर? जो वैक्सीन का रॉ मटेरियल होता है वो स्टोर में आता है फर्स्ट टाइम, और स्टोर में ही रहता है वो। उसके बाद इंस्पेक्शन होने के बाद इशू होता है प्रोडक्शन डिवीज़न को या क्वालिटी कंट्रोल डिवीज़न को। तो स्टोरेज की फैसिलिटी यहाँ पर है। स्टोरेज टेम्परेचर, जो मटेरियल का स्टोरेज टेम्परेचर होता है तो उस स्टोरेज टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है, और जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका स्टोरेज होता है। कोरोना वैक्सीन समेत किसी भी तरह की दवा बनाने में इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि हर चीज हर तरह से इन्फेक्शन मुक्त हो। इस जिम्मेदारी को बॉयलर विभाग तकनीकी रूप से बखूबी निभाता है। किसी भी चीज को इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए स्टीम का प्रयोग होता है, जैसे हम भाप लेकर खुद को कीटाणुओं से बचाते हैं। यहाँ से ब्लैक स्टीम जाती है हमारे यहाँ से, स्टरलाइजेशन और डिस्टिल वाटर बनाने के लिए काम आती है। उधर स्टरलाइजेशन के लिए हमें वहाँ क्लीन स्टीम बना के वहाँ से जनरेटर करके तो ऑटोक्लेव वगैरह के स्टीम। वैक्सीन बनाने के लिए कच्चे माल को कीटाणु मुक्त करने के दौरान स्टीम कंट्रोल डिवाइस बहुत अहम रोल निभाती है। इससे प्लांट के भीतर कितनी स्टीम किस टेम्परेचर में और किस दशा में जा रही है उसका संचालन किया जाता है। यानी ये स्टीम का पूरा कंट्रोल सिस्टम है। ये जरूरत के हिसाब से स्टोर रूम, लेबोरेटरी और प्रोडक्शन रूम तक सब जगह वहाँ की जरूरत के हिसाब से तापमान मेंटेन करता है। यहाँ अलग अलग जगहों पर तापमान -20 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब इसके बाद हम कहाँ पर आए हैं? ये सर दूसरी यूटिलिटी सर्विस है हमारी, सेंट्रल एसी प्लांट। अंदर लैब के अंदर जो भी कंट्रोल इन्वायरमेंट चाहिए वो यहाँ से मेंटेन होता है सर। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसके लिए एसी प्लांट से सेंट्रलाइज एसी प्लांट है हमारा, और यही एयर हैंडलिंग यूनिट है, तो उसी से कंट्रोल होता है वहाँ का अंदर का इन्वायरमेंट। जब वैक्सीन बनकर तैयार हो जाती है तो हर कंपनी की तरह यहाँ भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। यहाँ इस बात की जांच होती है कि जो वैक्सीन तैयार की गई है
उसकी सभी डोज तय मानकों के हिसाब से हैं या नहीं, कहीं किसी भी स्तर पर कोई भूल तो नहीं हुई। तैयार वैक्सीन की पूरी जांच के बाद इनकी बॉटलिंग और पैकिंग होती है। ये वैक्सीन की बोतल है, लेकिन ये पोलियो की वैक्सीन है और बेहद संवेदनशील और गोपनीय अंदाज में ऐसी वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है। ठीक उसी तरीके से कोवैक्सीन का जब प्रोडक्शन इस बिपकॉल कंपनी में होगा तो 1 साल में 12 करोड़ लोगों को यह कंपनी कोवैक्सीन देगी और लोगों का होगा कोरोना से बचाव। कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए बिपकॉल में दिन रात तैयारियां चल रही हैं। केंद्र सरकार करीब 30 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगी। यहां नवंबर से हर महीने 1 करोड़ डोज बनेगी और उसके बाद कंपनी हर महीने 2 करोड़ कोवैक्सीन बनाएगी। बिपकॉल में फिलहाल हर साल 6 करोड़ पोलियो वैक्सीन बनाई जाती है, लेकिन वो काम भी जारी रहेगा और यहाँ कोवैक्सीन भी बनेगी। कोवैक्सीन लैब से लेकर प्रोडक्शन की पूरी प्रक्रिया भारत सरकार के निर्देशों के हिसाब से होगी। वैक्सीन के सैंपल डोज तैयार करके सबसे पहले भारत सरकार के पास भेजे जाएंगे। वहां से अनुमति मिलने के बाद सरकार के निर्देशों पर इसे जरूरत के हिसाब से देश के अलग अलग राज्यों में भेजा जाएगा। यानी कोवैक्सीन के उत्पादन से देश में टीकाकरण को लेकर चल रही चुनौतियां कम होंगी, साथ ही लोगों को तय वक्त पर उनकी कोवैक्सीन की डोज मिल सकेगी। कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कल मैं स्वदेशी जागरण मंच के एक कार्यक्रम में गया था जहां मैंने वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने की सलाह दी थी। मुझे ये जानकारी नहीं थी कि मेरे भाषण से पहले केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार की कोशिशों के बारे में बता चुके थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि वैक्सीन प्रोडक्शन में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार 12 अलग अलग कंपनियों और प्लांट से बात कर रही है और जल्दी ही इसके नतीजे भी दिखने लगेंगे। मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि मेरे सुझाव देने से पहले ही सरकार अपनी कोशिशें तेज कर चुकी है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है और मैं मनसुख मांडविया और उनकी पूरी टीम को सही समय पर सही कदम उठाने के लिए बधाई देता हूं। कोरोना के नए मामले के मुकाबले आज मामले थोड़े बड़े हैं, लेकिन लगातार चौथे दिन यह आंकड़ा 3 लाख से नीचे रहा है। हालांकि इस महामारी से मरने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 4500 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है और ये आंकड़ा अब तक का सबसे ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,67,000 कोरोना के नए मरीज सामने आए। अच्छी बात ये रही कि इस दौरान 3,89,000 मरीज ठीक होकर अपने घर भी गए। दिल्ली में एक आदमी ने अपनी इमारत की पार्किंग में पेशेंट केयर सेंटर खोला है। ये पेशेंट केयर सेंटर नॉन कोविड मरीजों के लिए है, क्योंकि ज्यादातर अस्पताल कोविड हो गए हैं। ऐसे में बिना कोविड वाले मरीजों को नहीं देखा जा रहा है। ऐसे में कमल किशोर नाम के शख्स ने ये पहल शुरू की। पेशेंट केयर सेंटर में हर तरह की सुविधा है। बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा भी है और जरूरत पड़ने पर वो सिलेंडर भी पहुंचाते हैं। कोरोना महामारी के बीच सबसे ज्यादा वो मरीज पिस रहे हैं जो नॉन कोविड है, लेकिन जिनको सुविधाएं चाहिए, क्योंकि आसपास के अस्पतालों को कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है और बाकी अस्पतालों में कोविड इन्फेक्शन का खतरा रहता है। ऐसे में एक पहल यहाँ पर की है। चन्नामल पार्क में इस वक्त हम दिल्ली के मौजूद हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक पार्किंग स्पेस है और इस पार्किंग स्पेस को पेशेंट केयर सेंटर बनाया गया है। ऑक्सीजन रिलीफ सेंटर भी इसको नाम दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डॉक्टर है जो मरीज का फिलहाल बीपी नाप रहे हैं। अंदर की तस्वीरें आप देखेंगे तो नर्सेज यहाँ पर साथ में हैं, पेशेंट्स हैं जिनको लगातार यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है। कमल किशोर जी हैं जिनका ये घर है, जिनकी बिल्डिंग के में ये पार्किंग में इन्होंने ये सेंटर बनाया है। क्यों ये सेंटर बनाने की जरूरत पड़ी, क्यों आपने ये बनाया? ये सेंटर इसलिए बनाया गया है कि अभी कोरोना महामारी के दौरान जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो सारे कोविड सेंटर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो आज किसी को प्राइमरी प्रॉब्लम है, बीपी की, शुगर की, अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, फीवर की प्रॉब्लम है, तो वो हॉस्पिटल्स में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से उनको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल पा रही है। तो इसको देखते हुए हमने ये छोटा सा ऑक्सीजन रिलीफ सेंटर, प्राइमरी प्रॉब्लम्स को देखते हुए पेशेंट की, तो हमने ये छोटा सा सेंटर बनाया है। इसमें ये मेरा रेजिडेंस है, ऊपर मेरी फैमिली रहती है, तो
मैंने अपनी RWA के साथ मिलकर इसको शुरू करा है। लखनऊ नगर निगम कम्युनिटी किचन चला रहा है, जिसके जरिए हजारों लोगों को खाना मुहैया करवाया जा रहा है। कम्युनिटी किचन में पहले कोरोना नियमों को ध्यान में रखकर खाना तैयार करवाया जाता है, जिसके बाद इन खानों को मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को पहुंचाया जाता है। देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए योगी सरकार इन दिनों युद्ध स्तर पर प्रयास करती नजर आ रही है। एक और जहां कोरोना से पीड़ित लोगों को इलाज, दवाइयां और हर सुविधा मुहैया कराई जा रही है, तो वहीं इस दौरान जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए खाने पीने का भी बेहतरीन इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के एक कम्युनिटी किचन में हूं, जिसे यहाँ के नगर निगम द्वारा संचालित किया जाता है। रोजाना इस कम्युनिटी किचन से सैकड़ों जो बेसहारा लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो यात्री हैं, उनको ये जो नाश्ता है, जो ये लंच है, ये मुहैया कराया जाता है। ऐसे में किस तरह से इसको तैयार किया जाता है और कितने लोगों तक ये पहुंचता है, इसकी जानकारी के लिए हम बात करेंगे लखनऊ नगर निगम के आयुक्त अजय द्विवेदी जी से। सर, जो यहाँ पर लंच तैयार किया जा रहा है, ये कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और किस तरह तैयार किया? देखिए, कोरोना कर्फ्यू के दौरान कई ऐसे वर्ग हैं जिनके सामने खाने पीने की समस्या जो उत्पन्न हुई है, तो इसमें मुख्य रूप से जो हमारे बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, जहाँ रिक्शा चालक इत्यादि हैं, उन लोगों के सामने समस्या, उनको हम भोजन ये फूड पैकेट्स हम उन लोगों को पहुँचाते हैं। इसके अलावा कई सारे मार्केट हैं, अमीनाबाद, चारबाग इत्यादि, जिसमें पल्लेदारी का या बेलदार के रूप में जो लोग काम करते थे, वहाँ भी उन लोगों के सामने समस्या पैदा हुई। तो इन सभी एरियाज़ को चिन्हित करके जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, हम लोग ये फूड पैकेट्स जो है पहुँचाते हैं।